तो दोस्त आज है कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 14 निपटाने की कोशिश करेंगे आज। और दूसरा जो है, क्या प्लीज़ जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर जो 10,000 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर में चैप्टर नंबर 14 के जो एनसीईआरटी की लाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाना शुरू करो। डेफिनेशंस दे रखी हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर में ये बता रखा है भैया इकोसिस्टम है क्या। अब इकोसिस्टम के अंदर में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि हम पिछले चैप्टर में लिविंग चीज़ के बारे में पढ़ा था हमने, और अलग से एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था हमने। तो अब इस चैप्टर में हमने देखना है कि लिविंग लिविंग के क्या साथ कैसा इंटरेक्शन शो करता है, और लिविंग नॉन लिविंग के साथ कैसा इंटरेक्शन शो करता है। और जाहिर सी बात है कि नॉन लिविंग जो चीज़ है वो क्या है, वो तो एनवायरनमेंट ही है। तो यहाँ यही बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में अमंग देमसेल्फ और अपने सराउंडिंग के साथ, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, और इसको ही आप इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इतना छोटा हो सकता है कि मेरे हाथ की हथेली पर जो अलग-अलग तरीके के बैक्टीरिया मौजूद हैं उनका इकोसिस्टम। और अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम को आप इस तरीके से डिवाइड कर लो कि 2 तरीके के होते हैं, मोटा माटी टेरेस्ट्रियल ज़मीन वाले और एक्वाटिक पानी वाले। टेरेस्ट्रियल के अंदर में भी 2 डाल दो, एक वो जो नेचुरली एग्ज़िस्ट करते हैं, एक वो जो हमने बनवाए हैं। तो हमने कौन से बनवाए हैं? हमने बनवाए हैं तुम्हारे जो है खेत वगैरह जैसी चीज़ें हो जाएँगी, या फिर जो नेचुरली बना हुआ है वो है फॉरेस्ट वगैरह। इसके अंदर में भी एक्वाटिक के अंदर में भी कुछ नेचुरल होंगे, कुछ मैन मेड होंगे, जैसे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी। तो ये तो हो गए कौन से नेचुरल वाले। और इसके अलावा जो जब हम मैन मेड लेक हो गई, या मैन मेड लेक के अलावा जो जहाँ आप मछलियाँ खरीदने के लिए जाते हैं वहाँ पर वो डब्बों में के अंदर में काँच के ग्लास के अंदर में आपको मछली दे देते हैं, तो वो एक तरीके से मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है भाई, ठीक है। तो इकोलॉजिस्ट जो हैं वो पूरे बायोस्फीयर को कुछ पूरे के पूरे बायोस्फीयर को ही एक ग्लोबल इकोसिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। और क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए बेहतर है कि चीज़ों को एक बार में ही पढ़ा जाए। और ये कन्वीनियंस रहेगी हमें कि हम चीज़ों को मोटा-माटी 2 बेसिक बड़ी-बड़ी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। पहली है टेरेस्ट्रियल और दूसरी है एक्वाटिक। फिर इसके एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं कि टेरेस्ट्रियल के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेज़र्ट और टेरेस्ट्रियल के एग्ज़ाम्पल हैं, और पॉन्ड, लेक और वेटलैंड, रिवर, एस्चुरीज़ ये जो हैं वो एक्वाटिक के एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं। क्रॉप फील्ड खाना बनाना जो एक खाना ही बना रहे हैं वैसे तो, मतलब जो हम खेती करते हैं वो, और जो एक्वेरियम है वो, ये जो है मैन मेड वाले के अंदर में आ जाएँगे। अब चलते हैं इसके अगले पैराग्राफ पे। अगले पैराग्राफ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें, ये देखो पहले तो ये है कि लिविंग चीज़ें होते हैं, ठीक है। लिविंग चीज़ें इंटरैक्ट कर रही हैं लिविंग चीज़ों के साथ, ओके। अब जो लिविंग चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं दुनिया में, जैसे कि पेड़ जो है वो सूरज की रोशनी लेकर के ग्रो करता है, तो जो लिविंग चीज़ है, जो एग्ज़िस्ट कर रहा है, वहाँ पर आइडिया है प्रोडक्टिविटी का कि भैया खुद अगर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं तो या तो बच्चा बना करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँगे, या फिर फोटोसिंथेसिस करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँगे। अब चूँकि पेड़ ने एनर्जी सन से लेकर के अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली है, फिर वो उसी ही प्रोडक्टिविटी को कोई और व्यक्ति है जो खा जाएगा, हम लोग खा जाते हैं। और वो एनर्जी का प्रभाव हो जाता है कि हमको पेड़ से एनर्जी मिलती है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी नज़र आता है वहाँ पर। और जब चीज़ें मर जाती हैं पूरी की पूरी, मरने के बाद डिकम्पोज़ हो जाती हैं, तो फिर आपका न्यूट्रिएंट्स उस जो डिकम्पोज़ हो रहा है वहाँ से सारे के सारे मिनरल्स वग़ैरह जो हैं वो आपकी ज़मीन में मिल जाएँगे, और वही मिनरल्स का इस्तेमाल दोबारा से कौन कर लेगा? लिविंग चीज़, या वो प्लांट कर लेगा। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर में दिया हुआ है, देख लेते हैं। कि भैया सबसे पहले वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या है। तो हमें अभी समझा हमने प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी के बाद एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है वो भी देखा हमने। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के अंदर में फूड चेन आएगी। फूड चेन ही तो एनर्जी का ट्रांसफ़र है कि भाई मैंने पेड़ खाया, मुझे किसी और ने खाया। फूड चेन का विकराल रूप या रियल रूप जो होता है वो फूड वेब होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट, जब चीज़ें मर जाती हैं
तो ज़मीन में डिकम्पोज होती हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट साइकिल बन जाती है। एंड द आउटपुट डिग्रेडेशन एंड द लॉस, एनर्जी लॉस, ठीक है। वी ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप में और क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, साइकिल पढ़ेंगे, चेन पढ़ेंगे, वेब पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो फूड साइकिल, फूड चेन, फूड वेब, ये पढ़ेंगे अभी, मतलब ठीक है, नॉर्मल ही है। दैट क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। भैया ये साइकिल, चेन, वेब ये क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं? क्योंकि क्योंकि प्लांट को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप, सांप को खा रहे हैं हम। तो साइकिल, चेन, वेब ये सारे के सारे इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एनर्जी का प्रवाह चलना है। हम जानते हैं कि पेड़ जब जितनी एनर्जी सन से ले लेता है उसका 10% फिर आगे आगे हर एक स्टेप में जो है बढ़ता चला जाता है। अगले पेज पे आ जाते हैं भाई। अगला पेज बोल रहा है कि 14.1 इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले पहला पैराग्राफ बता रहा है कि भाई नाउ वी विल सी हाउ डू दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। बायोटिक और एबायोटिक जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, ये चीज़ हम देखेंगे और ये लिखी हुई है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं। बता रहा है कि भाई देखिए चैप्टर नंबर 13 के अंदर में आपने ये बात तो पढ़ी कि अलग अलग तरीके के कंपोनेंट होते हैं। वो कंपोनेंट बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। और जब आप ये भी पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, सराउंडिंग जो है एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। लेट अस लुक, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा किस तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर में काम कर सकते हैं। जो हमने अभी ऊपर देखा ये 4 चीज़ें, और ये 4 चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में अभी यहाँ पर भी देखेंगे। अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई किस तरीके से जब चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं बायोटिक और एबायोटिक, तो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एक फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब कि किसी भी इकोसिस्टम की अपनी पहचान उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ही तो हैं, बस। वो चाहे पानी के अंदर हो, चाहे वो एक कांच के बर्तन के अंदर हो, चाहे वो मेरे हाथ के ऊपर हो, चाहे मेरे सर के ऊपर, कहीं पर भी हो, वो उसके ऑर्गेनिज्म और उसके एबायोटिक चीज़ें ही उसका फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाएंगे। इसके अलावा हम जानते हैं कि भाई किस तरीके से आपका एक एग्जाम्पल है स्ट्रेटिफिकेशन वाला। किसी भी चीज़ में स्ट्रेटिफिकेशन बन ही जाएगा। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो ट्री है कि भाई किस तरीके से सबसे पहले हर्ब्स आती हैं, मतलब धनिया वगैरह, फिर उसके बाद शर्ब्स आएंगे उसके ऊपर, झाड़ियाँ वगैरह, फिर उसके ऊपर आपके बड़े बड़े, थोड़े बड़े वाले पेड़, फिर उससे बड़े वाले पेड़। तो लेयर्स दर लेयर्स बनती चली जा रही हैं। स्ट्रेटा लेयर को बोलते हैं, और लेयर के ऊपर लेयर बनते चले जाना इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। अब यहाँ पर ये दोबारा से वही 4 कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताने की कोशिश करेगा, और थोड़ा सा कि भाई किस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम के अंदर में कुछ उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। वो 4 हैं। सबसे पहला प्रोडक्टिविटी। तो हम ये जो आइडिया है भाई किसी भी सिस्टम के अंदर में आपको 3 चीज़ें होना अनिवार्य है, तभी जाकर के उसमें ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। वो तभी वो फुलफिल कर पाएगा पूरे इकोसिस्टम की जो क्राइटेरिया होते हैं। वो क्या है वो कि भाई आपके इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर होना चाहिए जो कि किसी भी तरीके से, जैसे सन की एनर्जी या केमिकल एनर्जी, किसी भी, मतलब उसको किसी और की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना खाना खुद ब खुद बना सकता है। तो ऐसे ऑटोट्रॉफ होने चाहिए। उन ऑटोट्रॉफ को खाने वाले कंज्यूमर होने चाहिए। उन्हीं ऑटोट्रॉफ को खाने वाले डिकम्पोजर होने चाहिए। कंज्यूमर की खास बात यह है कि कंज्यूमर को डिकम्पोजर खाएगा तो है, लेकिन कंज्यूमर अपनी कोई एनर्जी नहीं, कंज्यूमर कोई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है। प्रोड्यूसर मरेगा, डिकम्पोजर खाएगा, कंज्यूमर मरेगा, डिकम्पोजर खाएगा। और डिकम्पोजर का काम है बिल्कुल उसी ही तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया है प्रोड्यूसर ने, उसी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेगा हमारा डिकम्पोजर। तो यही बातें यहाँ पर लिख करके बताई गई हैं। क्या ये चल पढ़ते हैं कि भैया क्या है। एक एग्जाम्पल ले लिया है एक्वाटिक इकोसिस्टम का, और उस एक्वाटिक सिस्टम का जो एथॉस है, उसकी जो स्पिरिट है, वो हम कैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर में आपको 4 बेसिक कंपोनेंट किस तरीके से अपने आप को एग्जिबिट करेंगे, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। डज नॉट मैटर कि पॉन्ड है, पानी है, छिछला पानी है, छोटा पानी है, बड़ा पानी है, कैसा पानी है, हर तरीके में ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। क्या है वो चीज़? क्या आप जानते हैं कि भैया जो जो भी सॉइल वगैरह थी वो बॉटम में चली जाएगी पॉन्ड के, और वहां पर जाकर के अब सारी चीजें शुरू होंगी। क्या क्या है भाई?
सबसे पहले तो सोलर इनपुट आएगा, आप जानते हैं कि ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, तो ऊपर ज़्यादा मतलब एक हद तक ही सूरज की रोशनी पानी में पेनिट्रेट कर सकती है, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। तो जहाँ पर पेनिट्रेट कर सकती है वहाँ पे आपको फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गे, कुछ मार्जिनल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें दिखेंगी जो कि कॉम्बिनेशन बनाएगा किसका, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। हमने अभी देखा कि किसी भी सिस्टम के लिए वो कोई भी ये सारी चीज़ें चलाने के लिए भाई अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास सनलाइट की वजह से फाइटोप्लैंक्टन, एल्गे, प्लांट वगैरह आ रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बन रही है, प्रोड्यूस आप कर रहे हैं। मतलब कि आपके पास 5 किलो मिट्टी थी, 5 किलो मिट्टी के अंदर में आपने पौधा लगाया, पौधा लगाने के बाद पौधा बड़ा हुआ और पौधा बड़ा होकर के 5 किलो का ही हो गया। तो वो जो पौधा था, जो असल में पौधा पौधा जो है वो प्रोड्यूस हुआ है हवा से मेनली मतलब जो आप उसके अंदर में जो कार्बन है वो हवा से आ रहा है, जो पानी है जो आप पानी देते हैं उससे आ रहा है हाइड्रोजन। तो सबसे पहला प्रोडक्टिविटी हो गई। फिर इसके बाद कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर में जैसे यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स है वैसे यहाँ ज़ूप्लैंक्टन्स हैं, फ्री स्विमिंग बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म जो कि उसके तल पे रहते हैं और वहाँ पर खाना खाते रहते हैं, वो कंज्यूमर है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है डिकम्पोजर की, जिसमें फंगस, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स ये चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपके कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को वापस से इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर में। जिस तरीके से यहाँ पर तो दिया हुआ है कि किस तरीके से ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक को, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। उसी तरीके से जो हमारे डिकम्पोजर हैं वो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मिनरलाइजेशन कर देते हैं। मिनरलाइजेशन करने के बाद उनको वापस से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में चलते चले जा रहा है। वो दो डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो इसके अंदर में ये जो चीज़ें आई हैं हमारे पास, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से कि प्रोड्यूस खाना बना रहे हैं प्रोड्यूसर, प्रोडक्टिविटी हो गई। डिकम्पोजर चाहिए होते हैं तो डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोजिशन हो गई। एनर्जी का फ्लो इसलिए चलेगा क्योंकि प्रोडक्ट आपके वही है कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ऐसे करते करते एनर्जी का फ्लो तो होना ही होना है। चूंकि पहला प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, अब ये डिकम्पोजर, अब डिकम्पोजर वापस से न्यूट्रिएंट्स को वापस से ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा और मिनरलाइजेशन वगैरह कर देगा। तो उन मिनरल्स का इस्तेमाल वापस से कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेंगे। तो ये साइकिल बन जाएगी, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल, अलग अलग तरीके की साइकिल्स बन जाएंगी। चलिए, तो अगर 14.2 प्रोडक्टिविटी पे चलते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस की बात करेगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इन सब की बातें करेगा। तो आइए ज़रा फटाफट से इसको नज़र मारते हैं ज़रा। प्रोडक्टिविटी के अंदर में दो चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। पहला कि भाई ग्रॉस और नेट, आपके धंधे के अंदर में अगर आपका किसी भी चीज़ का धंधा है, मतलब कि किराने की दुकान ले लीजिए, तो आप जानते हैं कि सामान खरीदना पड़ता है, तो सामान खरीदना पड़ता है तो पैसा जाता है और फिर लोग खरीदने आते हैं तो फिर लोग उसको खरीदते हैं। तो आपका एक तो होता है रेवेन्यू कि कितना सामान लिया दिया गया है, और एक होता है आपका प्रॉफिट कि भैया आपको मुनाफा कितना हुआ। तो आपको कहने के लिए तो आपने 1000 रुपये का वो खरीदा, क्या नाम है, जो है आपका कोई भी खरीदा, चावल खरीदा, उसको 1000 की बजाय 1000 1100 रुपये में बेच दिया। तो कहने को तो 1100 रुपये आपका रेवेन्यू है, लेकिन वाकई में है क्या, नहीं, क्योंकि 1000 रुपये का खर्चा हुआ है तो आपका प्रॉफिट जो है केवल 100 रुपये का है। तो उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस भी उसी तरीके से आपका नापा जाता है। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर में आप जो है जो भी आपका प्रोड्यूस होगा उसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। उसकी जो यूनिट है वो ग्राम, 1 मीटर में कितने, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने ग्राम बन रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितने किलो 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 कैलोरी एनर्जी बन रही है, 1 साल के अंदर में कितना ग्राम बन रहा है। मतलब इस तरीके से अलग अलग तरीके हैं जिससे आप प्रोडक्टिविटी को, सामने वाला जो भी जानना चाह रहा है उसके अनुसार उसकी यूनिट को आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को नंबर से बता सकते हैं, ग्राम से बता सकते हैं, ड्राई वेट से बता सकते हैं, वेट वेट से बता सकते हैं। जो लोग चाहते हैं जानना वो केवल और केवल सवाल पे डिपेंड करेगा कि उसकी यूनिट क्या बनेगी। तो पॉइंट है कि भैया ऐसा तो है नहीं कि केवल और केवल आप जब प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो केवल प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। आपको प्रोडक्टिविटी के साथ साथ कुछ कुछ काम भी करना पड़ेगा।
तो आप जानते हैं कि पेड़ के लिए रेस्पिरेशन जो है वो काम होता है, वो मेहनत होती है, वो ज़िंदा रहने की कीमत अदा कर रहा है। तो एक तो सबसे पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी कि भैया पेड़ ने कितना बड़ा पेड़ जो है बन गया, लेकिन फिर उसमें से जब आप रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे, तो वो बन जाएगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो वही है कि जो ग्रॉस है वो आपका रेवेन्यू है, रेस्पिरेशन जो है वो आपका खर्चा है और नेट जो है वो आपका प्रॉफिट है। इसके बाद 2 शब्द और आते हैं, वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। पेड़ जो डायरेक्ट सनलाइट लेकर के खुद को बना दे रहा है, वो तो हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन उस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद हम लोग भी तो इस धरती पे घूम रहे हैं। तो हमने वो पेड़ खाए और पेड़ खा कर के हम यहीं घूम रहे हैं। तो हम लोग अगर एक ही एन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जिसमें पेड़ भी आता है और इंसान भी आते हैं, तो वहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि वहाँ पर जो वही सूरज ने पेड़ ने खाया सूरज की एनर्जी को और अपने अपनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बना दी। हमने खाया पेड़ को, और जो हम लोग घूम रहे हैं, हमने अपने शरीर पर जो एटम लगाए हुए हैं वो पेड़ से खा करके लगाए हुए हैं, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। मतलब कि हर्बीवोर जब प्लांट को खाएंगे, मतलब कैटल, आपका जितने भी खाते हैं, डियर, आपके गोट, हाँ, ये सारे के सारे हर्बीवोर जो प्लांट को खाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाएंगे। बोला कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्लांट स्पीशीज की वो कई चीज़ों पे डिपेंड करेगी। वो तो इस पे एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी। वो इस पे डिपेंड करेगी कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, लाइट कैसा है, पॉल्यूशन कैसा है। इन चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे आएगी। तो प्रोडक्ट भाई, आपका बारिश नहीं हुई, खेती नहीं हो पाई, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है ना खेत की, तो फिर बस उस तरीके से किसी फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। देखिए, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे के पूरे बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन है, ड्राई वेट की फॉर्म में अगर हम बात करें तो। इसके अंदर में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया, भले से 70% हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो ओशियन ने कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद केवल 170 में से 55 बिलियन टन जो है वो ओशियन से प्रोडक्टिविटी आ रही है, जो कि लैंड से कम है। अब लैंड से कम है तो आपका ये वजह जो है वो ये है कि भैया जो लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है ज़्यादा, तो जो ऊपर का सरफेस है केवल वहीं वहीं आपका वो बनेगा। और ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट, वो ओशियन के अंदर में। तो इसलिए वहाँ पर भैया सनलाइट की बात करें तो वो भी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, उतने प्लांट नहीं है। अगर प्लांट नहीं है उतने, तो फिर उतना फिर एनर्जी फ्लो में भाई प्लांट से ही तो खाएंगे उसको, तो वो लोग जितना सबसे ऊपर वाली चीज़ कम होगी, उतनी नीचे वाली चीज़ें भी कम होती चली जाएंगी। अगला टॉपिक जो हमें डिस्कशन करना है वो है डीकॉम्पोजिशन। अब जानते हैं आप कि आपने सुना हुआ है कि अर्थवर्म जो है वो फार्मर का दोस्त होता है, क्योंकि वो चीज़ों को हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर होता है और सॉइल को लूज करने में भी हेल्प करता है। तो कई सारी टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम। तो एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है डीकॉम्पोजिशन। तो आप देख रहे हैं कि भाई डीकॉम्पोजिशन कौन करेगा? डीकॉम्पोजिशन करेगा डीकॉम्पोजर। डीकॉम्पोजर क्या करेंगे? वो आपके ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर में कन्वर्ट करेंगे, जो हम ऊपर से अभी बोलते हुए आ रहे हैं। अब उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट, जो व्यक्ति जिस चीज़ों से बना है वो वापस से उसका डीकॉम्पोजिशन मतलब डिसमेंटल कर देंगे उसको। डेड प्लांट, मरे हुए पेड़, मेरे और लीफ, बार्क वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे एनिमल के फीकल मैटर वगैरह वगैरह, ये सब को अगर आप मिला देंगे तो इस चीज़ को कहा जाता है डेट्रिटस। अब ये सारा का सारा जो है रॉ मटेरियल है, जो कि ज़मीन पे पड़ जाएगा, और इसी ही रॉ मटेरियल को वापस से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में हमें लेकर के आना है, ताकि प्रोड्यूसर्स इसको दोबारा से इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं, ये शब्दावली है पूरी की पूरी, कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा, जो अगर आपको डिवाइड करना हो तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये प्रोसेस हैं। तो मतलब ये प्रोसेस जब हो जाएँगे, ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि एक के बाद पहले फ्रेगमेंटेशन होगा फिर लीचिंग होगा ना, सारे के सारे पैरेलल में चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल रिएक्शंस लगाई हुई हैं। और ये सारा का सारा काम होने के बाद आपका इस प्रोसेस को कहला देंगे हम डिकम्पोजिशन। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। नाम ही है, ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप कागज़ को ऐसे
छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे काट के फेंक देंगे, उसी को कहते हैं आपका फ्रेगमेंटेशन। कि आप क्या कर रहे हैं कि जो डेट्रिटस है, ये सारा का सारा पत्ती वगैरह जो आदमी वगैरह है, उसको आप क्या कर रहे हैं, आप उसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फ्रेगमेंट कर दे रहे हैं। बड़ा छोटा-सा है, इसके अंदर में कोई अभी ये ज़्यादातर फिज़िकल ब्रेकडाउन की बात हो रही है। अगला है लीचिंग। लीचिंग के अंदर में क्या होता है कि जो लीच कर जाना होता है कि भैया नीचे की तरफ बैठ गया। यही वाली डेफिनेशन ले लो कि भैया वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ध्यान से सुनिए, इनऑर्गेनिक है, मतलब कि ऑर्गेनिक वाला पार्ट नहीं, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जिसके अंदर में जैसे सल्फेट वल्फेट फॉस्फेट वगैरह, ये जो है वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट सल्फेट वगैरह जो है वो सॉइल में नीचे की तरफ चले जाते हैं और वहां जाके प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और फिर वो सॉल्ट अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आपका सल्फेट फॉस्फेट जो है नीचे जाकर के कैल्शियम फॉस्फेट की तरह जाकर के गए और नीचे जाकर के बैठ गए, वो आपका अनअवेलेबल सॉल्ट हो गया। इसको कहते हैं लीचिंग। अगला है, अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर में बैक्टीरिया और फंगस के एंजाइम्स डेट्रिटस पे काम करेंगे और डेट्रिटस पे काम करके उसके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर में कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कि मैक्रो मॉलिक्यूल को आप वापस से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप प्रोटीन डिग्रेड कर रहे हैं, शुगर डिग्रेड कर रहे हैं। ह्यूमिफिकेशन, अब हो ये रहा है कि मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉइल। कि आपने जो जो डेट्रिटस पड़ा हुआ है मिट्टी पे, वही जो है आपका डेट्रिटस जो है वो आपका डिकम्पोज होता चला जा रहा है एक तरीके से, और वहां पर ह्यूमिफिकेशन बोल देते हैं इस चीज को कि भाई आपका जो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वहां पर आपके मिनरल्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ पर एक काला काला एक डार्क कलर सब्सटेंस जो हमें दिखने लगता है। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस, जिसको हमस कहते हैं, ये इकट्ठा होने लग जाता है, इसी को आप क्या बोल देते हैं, इसी को आप ह्यूमिफिकेशन बोल देते हैं। ये माइक्रोबियल एक्शन को रजिस्ट करता है, इतना आसान नहीं है कि डिकम्पोजिशन को एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन इन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ये धीरे धीरे जो है वो डिग्रेड होगा, इतना तेजी के साथ डिग्रेड नहीं होता है ये। अच्छा, हमस जो है, जो आपका ऊपर वाली सॉइल में जो डार्क कलर सब्सटेंस है, वो डिग्रेड हो रहा है माइक्रोब के द्वारा बहुत धीरे धीरे, और वहां से धीरे धीरे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है रिलीज हो रहे हैं। इनऑर्गेनिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है भैया फॉस्फेट सल्फेट मिनरल्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कह देते हैं। डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और चूंकि अगर जो हमस है, अगर उसके अंदर में लिग्निन और काइटिन वगैरह है, तो जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही धीरे धीरे होगा। और अगर वहाँ पर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, शुगर, नाइट्रोजन रिच पानी, ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका वो थोड़ा सा जल्दी होगा। अगर माहौल थोड़ा सा गर्म है और पानी की मौजूदगी है तो ये भी डिकम्पोजिशन तेजी की तरफ हो जाएगा। जबकि अगर आपका टेम्परेचर कम है तो इसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन है वो बड़ा धीरे धीरे होगा। अगर ऑक्सीजन की कमी है और टेम्परेचर भी कम है तो डिकम्पोजिशन भी बहुत धीरे धीरे होगा। अगला है हमारा एनर्जी का फ्लो। अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी का फ्लो। सबसे मेन बात है इसके अंदर में ये वाली बात कि भैया सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे आपके कंज्यूमर, कंज्यूमर को खाएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर ऐसे करके, और हर एक स्टेप पे जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में ऐसे बाहर की तरफ निकलती रहेगी। ये वाला जो आप देख रहे हैं कि भैया सन है, सन से प्राइमरी प्रोड्यूसर ने, प्लांट ने अपना मेन प्रोडक्टिविटी शो कर दी, वहाँ से भी हीट निकल गई, फिर प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे मतलब हर्बीवोर खाएंगे, फिर हीट निकल जाएगी, फिर उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर खाएंगे, फिर हीट निकल जाएगी। हर स्टेप पे हीट निकलती चली जाएगी। तो ये इसका क्रक्स है मेन एनर्जी फ्लो। देखिए यूनी डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो है। अब पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी इस चीज़ को हमें किस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगी। सबसे पहले बात हो रही है कि भैया देखो ऐसा है कि दो तरीकों से एनर्जी आ सकती है। वो है डीप, समुद्र के नीचे जो गर्मी है, जो समुद्र के नीचे वाले जो क्या बोलते हैं उनको, वोल्केनो है, वहाँ से आपका हीट निकल रही है, और सन है। अब ज़्यादातर जो है वो सन से ही आ रही है एनर्जी ज़्यादातर, ठीक है। बोल रहा है कि केवल और केवल सन का जो है वो 50% हिस्सा ही है
सन की इस रोशनी का 50% हिस्सा ही जो है वो पार के नाम से जाना जाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब यही वो हिस्सा है जिसका कि इस्तेमाल प्लांट कर पाएगा। प्लांट की सनलाइट के 50% हिस्से का ही इस्तेमाल प्लांट कर सकता है, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और उसमें से भी प्लांट जो है वो केवल 2 से 10% के अंदर में ही झिक जाता है, उसको झेल नहीं पाता, 10% से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो हम यहाँ बात करेंगे, यही लिखा हुआ है कि 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, और उसके बाद जो है सन की एनर्जी का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का भी केवल 2 से 10% ही जो है वो इस्तेमाल कर पाते हैं। जो एनर्जी जो हमने कैप्चर की है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रवाह करेगी, एनर्जी जो है वो पूरा ऐसे एनर्जी फ्लो बनेगा, जो हमने अभी नीचे देखा। और उसी को हम क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपका एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से लिटरली अल्टीमेटली कंज्यूमर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स तक जा रही है। फिर इसके बाद ये अगले पैराग्राफ में आपको बताने की कोशिश करेगा कि देखो देखो जाती तो है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाती तो है, लेकिन मेक श्योर कि हर एक स्टेप में हीट की फॉर्मल लूज भी होती है। तो इकोसिस्टम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब वहां पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि भैया डिसऑर्डर होगा, मतलब कि हमेशा जब भी आप एनर्जी को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तब तब आपका हीट लिबरेट होगी ही होगी। 100% की एफिशिएंसी आप नहीं निकाल सकते। द आइडिया ऑफ एंट्रोपी, द आइडिया ऑफ रैंडमनेस, द आइडिया कि जब आप एक चीज से दूसरी चीज में एनर्जी को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा हीट की फॉर्म में वो निकलेगा ही निकलेगा, जो कि ओवरऑल लेवल पे रैंडमनेस को बढ़ाएगा। यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि ये वाली बात बता रहा है कि हर एक स्टेप पे हीट निकलेगी ही निकलेगी। यहाँ पर अगले पैराग्राफ में बता रहा है कि भाई प्रोड्यूसर का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो दो तरीके के प्रोड्यूसर हैं आपके, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल के अंदर में पेड़ वुडी वाले, हर्बेशियस वाले पेड़ पौधे मिल जाएंगे, दोनों तरीके के तने वाले, वुड वाले और छोटे छोटे पौधे दोनों मिल जाएंगे। और एक्वेटिक के अंदर में उसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गे एल्गे मिल जाएंगे, जो प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर कहला रहे हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ज़्यादातर मेजर जो प्रोडक्शन का काम है वो आपका हर्बेशियस और वुडी प्लांट कर रहे हैं, और एक्वेटिक सिस्टम के अंदर में जो मोटा माटी काम कर रहे हैं वो है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गे और हायर प्लांट्स। समुद्र और पानी वाले हायर प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आइडिया है कि भैया जब चीज़ें एक से दूसरी जगह जाएंगी तो अगर आप एक ही सीक्वेंस को देखेंगे तो उसको कहेंगे फूड चेन। अब जाहिर सी बात है, फूड चेन तो होती नहीं है, यहाँ से इसको और कोई भी खा सकता है, वहाँ से इसको और कोई भी खा सकता है। तो क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है? फूड वेब एग्जिस्ट करता है असल में। तो फूड चेन वेब के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, फूड चेन और रादर फूड वेब शब्द का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। चेन या वेब बनते हैं क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। वही वाली बात कि भैया टिड्डा खा रहा है आपके गेहूं की फसल को, उस टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप, सांप को खा रहे हैं हम, मोर। कोई एनर्जी जो है वो ट्रैप नहीं रहती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में अनंत काल तक, और इसीलिए वो अगले ऑर्गेनिज्म तक जाएगी ही जाएगी। तो वही हो रहा है, वही आपको दिखा रहा है। तो इसमें अब यहाँ पर बता रहा है कि भाई किस तरीके से जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो है प्रोड्यूसर्स। फिर उसके बाद जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वहाँ पर एनर्जी जाती है, तो प्रोड्यूसर से जाएगी कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? हेटेरोट्रोफ होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर की जब हम बात करेंगे तो वो हर्बीवोर हो जाएंगे, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाएंगे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर इज इक्वल टू प्राइमरी कार्निवोर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर, और फिर आगे प्राइमरी कार्निवोर से सेकेंडरी कार्निवोर। कार्निवोर जब तक ये चलना चाहे चल सकती है। दो तरीके की है, ग्रेजिंग फूड चेन है जो घास वास खाते हैं उनकी वाली है, जिसमें घास है प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर गोट है, फिर उसके बाद मैन आ जाता है, और हर एक स्टेप पे एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। एक तो हो गया ग्रेजिंग फूड चेन हो गया, और एक आपका हो गया दूसरी जो है वो आपकी कौन सी हो गई? डेट्रिटस फूड चेन हो गई, जिसके अंदर में डिकम्पोजर्स जो है उसको ठीक तरीके से खा रहे हैं। और अगला था जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा था डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन मतलब कि सारा का सारा डेट्रिटस कहाँ है? जो मिट्टी की सरफेस पर पत्ती, फूल, जो केले के छिलके, ये सारी चीज़ें पड़ी है, डेट्रिटस है। उसको जो डिकम्पोज कर रहा है, वहाँ जो प्रोसेस चल रहा है, वो सारा का सारा डेट्रिटस फूड चेन के अंदर में आएगा। डिकम्पोजर क्या है? डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, मतलब कि हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर में फंगस और बैक्टीरिया आएंगे।
इनको आप सेप्रोट्रोफ की कंडीशन, सेप्रोट्रोफ्स भी बोलते हैं। सेप्रोट्रोफ का मतलब ही होता है डिकम्पोज करने वाले। क्या करते हैं, ये अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो थूक देते हैं इस डेट्रिटस के ऊपर में, और वो एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं उन ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर में, जो कि फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमने ये समझा कि एनर्जी का जो प्रवाह है, जो कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो है, जो एनर्जी का जो प्रवाह है वो दो तरीके से मेनली काम कर रहा है, वो ग्रेजिंग फूड चेन से और डेट्रिटस फूड चेन से। तो कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल वाले के अंदर में तो ज़्यादातर जो है वो डेट्रिटस फूड चेन चलती है, और जो एक्वाटिक सिस्टम है उसके अंदर में ज़्यादातर ग्रेजिंग फूड चेन चलती है। और चूंकि फूड चेन, फूड वेब नाम की चिड़िया एग्जिस्ट करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कुछ भी खा लेते हैं, जैसे कि कॉकरोच, क्रो वगैरह, जिसको कि हम ओमनीवोर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह ऑक्यूपाई करता है अपने नेचुरल सराउंडिंग में, अपनी कम्युनिटी में, और ये जो इसकी जगह है वो बेसिस होती है उसका न्यूट्रिशन, उसको खाना कहाँ से मिल रहा है, उसका कौन सा लेवल है। मतलब कि अपना सबसे पहले अगर अपना खाना खुद बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये इसका स्पेसिफिक लेवल है, ये इसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जहां प्लांट है, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर, उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो ये ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। अगला पेज भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में जब भी आप एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे, आपकी एनर्जी घट जाएगी। भाई क्यों? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी पढ़ा हमने। तो जो ठीक है, इसके अलावा जो भी ट्रॉफिक लेवल होता है, उस ट्रॉफिक लेवल पर भाई मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पर केवल और केवल नीम के पेड़ उगते हैं। तो नीम के पेड़, सारे नीम के पेड़ों का एक वजन होगा, तो बस वही जो नीम के पेड़ का वजन है वो उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कुछ ना कुछ वजन तो होगा, सर्टेन मास होगा उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनका वजन ले लेंगे, तो वो प्रोड्यूसर का वजन आ जाएगा हमारे पास, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगी। स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर किया जाता है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोमास पर यूनिट एरिया के अंदर में, कि इतने एरिया में हमारे पास इतने किलो जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। फिर अगली बात है कि भाई जाहिर सी बात है कि भाई जब चीज़ें बनेंगी तो अपने आप को ऐसे ही एनर्जी फ्लो जो होता है वो होगा, और केवल और केवल 10% ही हमने देखा कि किस तरीके से सन का जो रेडिएशन है वो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि 50% था, उसका भी 2 से 10% ही प्लांट ले पा रहे थे। फिर उसका ही 10% यहाँ जाएगा, फिर उसका ही 10%, 10% लॉ बोलते हैं इसको, कि भैया अलग अलग लेवल पे प्रोड्यूसर से, हर्बीवोर से, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, जब ये चीज़ें जाती हैं तो केवल और केवल 10% ही अगले सक्सेसिव लेवल पे ट्रांसफ़र हो पाता है। और जब ट्रांसफ़र हो जा पाता है तो फिर वही है कि जो चीज़ें हैं वो छोटी होती चली जाएँगी। तो पहला लेवल ऐसा है, दूसरा लेवल फिर ऐसा होगा, तीसरा लेवल फिर ऐसा होगा, फिर चौथा लेवल ऐसा होगा। और यही चीज़ पिरामिड की फ़ॉर्म लेने लगती है कि जब आपका एनर्जी भाई जा तो रही है, आपका मास, आपका जो एनर्जी एक तरीके से कम होती जा रही है जब आप ऊपर चलते चले जा रहे हैं। अभी जो पिरामिड है ये आप मास का भी बनवा सकते हैं, एनर्जी का भी बनवा सकते हैं, अलग-अलग तरीके से बनवा सकते हैं। ख़ैर अभी आइए ज़रा देखते हैं कि भैया जनरल शेप हमें पिरामिड की देखने के लिए मिलती है। तो शायद हम वो एक केस है जिस बायोमास का जिसमें इन्वर्टेड पिरामिड भी मिलता है, वहीं से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, उसको याद रखना। आप पिरामिड की शेप तो जानते ही हैं, तो पिरामिड का बेस जो है वो ब्रॉडर होता है, और जो एपेक्स जो होता है फिर वो छोटा होता चला जाता है। ये आपकी शेप आप जानते हैं कि एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, नीचे चलते हैं ज़रा। तो जो सबसे बेस वाला लेवल है वो आपका प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद फिर इसके ये प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद कंज्यूमर है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ये आपका इस तरीके की पिरामिड वाली शेप बन जाती है। बोल रहा है कि जो आप बना सकते हैं वो बतेरे तरीके से आप पिरामिड बना सकते हैं। आप बायोमास का बना सकते हैं, आप एनर्जी का बना सकते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं, नंबर का बना सकते हैं। तो ज़्यादातर तो आपको ऐसे ही मिलेंगे देखने के लिए, नॉर्मल पिरामिड, नॉर्मल पिरामिड। लेकिन एक केस है जो इसमें के जो कि ओशियन वाला, जिसके अंदर में जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, जू प्लैंक्टन्स उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये भी है, ये भी एक आपका एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए क्योंकि ये ही पेपर में आता है।
इसके अलावा एनर्जी की फॉर्म में ये वाला जो है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि एनर्जी का जो पिरामिड है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ आपकी ऊपर-नीचे ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन एनर्जी हमेशा अगले अगले ट्रॉफिक लेवल पे कम ही होती जाएगी, और वो भी 10% के मुताबिक, मतलब आगे जो है 1 ज़ीरो कम करते जाओ। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पे केवल कितनी गई हैं? आप जानते हैं और भी कम गई हैं, मतलब यहाँ पे 2 ज़ीरो गायब हुई हैं, फिर यहाँ से ती 4 है, फिर 3, 2, 1। अगला अगला बात ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भई ऐसा है कि जब तुम कैलकुलेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ की, चाहे वो एनर्जी कंटेंट, बायोमास नंबर है, तो तुमको ना सारे ऑर्गेनिज़्म को इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि जनरलाइज़ कर दो। ऐसा नहीं कि कुछ ही इंडिविजुअल लो और उनसे लेकर के तुम उन्हीं कम इंडिविजुअल को अकाउंट में लेकर के कैलकुलेशन कर दो, तो फिर वो बात सही बनेगी नहीं। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो ऐसा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीशीज़, कि भैया वहाँ पर एक ट्रॉफिक लेवल में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, और एक स्पीशीज़ एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में भी जा सकती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि भैया चिड़िया है, तो चिड़िया तो सीड भी खा लेती है, फल भी खा लेती है और वर्म भी खा लेती है, तो ये सेकेंडरी कंज़्यूमर भी है, प्राइमरी कंज़्यूमर भी है। तो उसका एग्ज़ाम्पल है कि एक ही चिड़िया है और 2 अलग-अलग लेवल पे बैठ सकती है। ज़्यादातर जो इकोसिस्टम है, जो पिरामिड हैं एनर्जी के, बायोमास के, मास वगैरह के, ज़्यादातर अपराइट रहते हैं। बस वो हमने जो एक एक्सेप्शन था ओशन वाला, वो हमने देख लिया था। और एनर्जी वाला तो हमेशा अपराइट रहेगा कि जो नीचे के जो ट्रॉफिक लेवल हैं, उनमें हमेशा एनर्जी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी, ये तो गारंटी है। उसको तो बदला ही नहीं जा सकता। कि देयर इज़ एक्सेप्शन है, जनरलाइज़ेशन नहीं कर रहे हैं कि भई अगर मान लीजिए आप एक ट्री की बात करें, तो ट्री में एक ट्री है और ट्री एक है और उसपे बैठे हुए पक्षी या उसपे बैठे हुए जो उसपे ड्वेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इन्वर्टेड सा बनता हुआ पिरामिड नज़र आ रहा है हमें। बायोमास ऑफ सी इज़ जनरली इन्वर्टेड, वहाँ पर जनरली इन्वर्टेड है क्योंकि वहाँ पर जो बायोमास ऑफ फिशेज़ फार एक्सीड्स देन द फाइटोप्लैंक्टन, कि भैया एक पर्टिकुलर टाइम में जो बायोमास फिश का है वो ज़्यादा रहता है फाइटोप्लैंक्टन से, इसलिए उसका जो बनेगा डायग्राम बनेगा वो इन्वर्टेड पिरामिड जैसा बनेगा। कुछ भी हो जाए, पिरामिड जो एनर्जी का है वो हमेशा अपराइट रहेगा, उसको कभी भी इन्वर्टेड वाले में घोषित नहीं किया जा सकता कि भैया सबसे नीचे वाले, क्योंकि सन सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहा है ना, वहाँ से थोड़ी सी एनर्जी लॉस्ट होगी तो भी सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर की, मतलब प्रोड्यूसर के पास ही होगी। ईच बार इन एनर्जी pyramids indicates the amount of energy represents at the trophic level in the given time annually per unit area। ठीक है। एक तो भाई किसी भी पर्टिकुलर मॉडल की एक दो कमियां होती हैं, एक तो कमियां इन द सेंस कि हम उसके अंदर में कुछ अजम्पशंस लेते हैं, तो इसके अंदर में क्या लिमिटेशंस हैं इन इकोलॉजिकल पिरामिड की। तो इसके अंदर में आप जो है वो हम उन स्पीशीज़ को अकाउंट में लेते ही नहीं है जो एक से दो या दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे बैठी हुई हैं। हम फूड वेब की बजाय फूड चेन को कंसीडर करके चलते हैं, और इसके अंदर में सैप्रोफाइट्स को जगह भी नहीं देते हैं इस पर्टिकुलर पिरामिड के अंदर में। 14.6 इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये भैया सक्सेसर कि भैया आपके दादा कौन थे, दादा से बाद दादा से फिर आपके पापा कौन है, फिर आप कौन है, फिर आपके बच्चे कौन होंगे, फिर ये इस तरीके से सक्सेशन चलता जाता है। तो ये हम जानते हैं कि भाई सबसे पहले शुरुआत होने के लिए किसी भी चीज़ को जो शुरुआत होगी वो उसको बोल देते हैं पायनियर स्पीशीज़, और फिर आगे चल कर के अलग-अलग स्पीशीज़ आएँगी, जो सबसे फाइनल वाली स्पीशीज़ होती है उसको क्लाइमैक्स स्पीशीज़ बोल देते हैं। खैर अम, तो आइडिया की शुरुआत हो रही है यहाँ से कि भाई चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है और जो कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, बातचीत करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ में। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से कम्युनिटी जब रिस्पॉन्स कर रही है एनवायरनमेंट को एक टाइम पीरियड के दौरान। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भैया जैसे ही एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे ही धीरे धीरे करके जो वहाँ पर मिट्टी है, जो जो वहाँ पर जिस तरीके की फ्लोरा और फौना भी उसी तरीके से बदलेगा। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप ये समझ लीजिए जैसे 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 आप हाइट में बढ़ते जाते हैं, पहाड़ में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको मिट्टी में अंतर मिलेगा। तो जिस तरीके की पैदावार होती है उस तरीके की पैदावार अलग-अलग तरीके से मिलना कम होती चली जाएगी, और आपके जानवर भी उसी तरीके से कम होते चले जाएँगे, और जैसे ही आप सबसे ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पे केवल चट्टानें होंगी। तो वही आइडिया बोल रहा है कि किस तरीके से फिज़िकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अल्टीमेटली भाई शुरुआत होती है किससे? पायनियर कम्युनिटी से, जो शुरुआत करेगी चीज़ों की।
जैसे कि कहीं किसी जगह थी चट्टान थी, जहाँ चट्टान पे फिर लाइकेन वाइकेन चिपक जाएंगे, मॉस वगैरह बन जाएगी, फिर मॉस के बाद शुरुआत वाले प्लांट आएंगे, तो जो लाइकेन मॉस वगैरह है वो पाइनियर स्पीशीज हैं उस जगह की, वो फिर सॉइल बनाएंगी, उस सॉइल में आगे चल कर के जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म ये सारी चीज़ें आएंगी। और जब सब कुछ बेहतरीन तरीके से चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होंगे, बेहतरीन मिट्टी ही मिट्टी होगी, तो उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। द ग्रेजुअल, धीरे धीरे और फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं कि किसके बाद क्या आएगा हमें मालूम है कि सबसे पहले चट्टान है, चट्टान के ऊपर लाइकेन और मॉस है, उसकी वजह से मिट्टी बनेगी, फिर उसकी वजह से ब्राइफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे आएंगे। तो हमें मालूम है कि किसके बाद क्या आएगा एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सक्सेशन में। जैसे सीरियल बनते हैं, सीरीज बनती हैं, तो उसी शब्द का एक बिगड़ा हुआ शब्द है, वो है सीरी, सीरी। अब जैसे हमने पायनियर स्पीशीज बोला, पायनियर स्पीशीज के बाद एक्स, वाई, जी, पी, क्यू, ये और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो सबसे पहली वाली पायनियर, सबसे आखिरी वाली क्लाइमेक्स, और बीच में जितनी बनी बची जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती जा रही है, उनको सेरल बोल देते हैं या सेरल कम्युनिटी बोल देते हैं। सक्सेसिवली चेंज इन द गिवन एरिया, उसको सेरल कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है। भाई आज की जो कम्युनिटी जो आज की तारीख में हमें मिलती हैं, जो हमें आज नज़र आ रही हैं, वो इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि सक्सेशन चल रहा था मिलियंस ऑफ ईयर्स से। और जो और इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो इवोल्यूशन के बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलता रहता है, ये बता रहे हैं। सक्सेशन भाई जब शुरुआत होती है, कब से कहाँ से शुरुआत होती है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल बेयर रॉक है, उस पे क्या होते हैं आपके प्राइमरी सक्सेशन शुरू होता है, और वहाँ पर सबसे पहले आपके लाइकन और मॉस जो है वो नज़र आते हैं। तो ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वहाँ मौजूद होता है जहाँ पर मिट्टी ना हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे सॉइल नहीं होती है, जहाँ पे अभी-अभी लावा ठंडा हुआ है, चट्टानें हैं, अभी-अभी पॉन्ड नया-नया बना है पॉन्ड, और फिर धीरे-धीरे वहाँ पर लावा या वहाँ पर जो नई बेयर रॉक वाली जगह है, वहाँ से धीरे-धीरे आगे चल कर के लाइकेंस और मॉस जो हैं वो सॉइल बनाती हैं, और फिर उस सॉइल में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा, वो आपका सेकेंडरी सक्सेशन होता है। और यही वो स्टेप है जिसको होने में, क्योंकि मिट्टी बनने में आपके कई हज़ारों साल तक लग जाते हैं। अगर आप चट्टान है केवल, और चट्टान से फर्टाइल सॉइल बनने में हज़ारों साल तक लग सकते हैं आपके। सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है जहाँ पर पहले से भई पहाड़ था, पहाड़ पे पेड़ थे, पेड़ पे आग लग गई, जंगल काट दिए, आग लग गई, फ्लड आ गई, लेकिन मिट्टी वहाँ पर है। अगर मिट्टी वहाँ पर है तो फिर फटाफट से अगले कुछ ही सालों के अंदर में दोबारा से वहाँ पे सब कुछ हरा-भरा हो जाएगा, लेकिन मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली जो फोकस करता है वो वेजिटेशन का बदलाव पे फोकस करता है, और जैसे-जैसे वेजिटेशन बदलता चला जाएगा, वैसे ही धीरे-धीरे आपके एनिमल्स भी जो हैं वो बदलते चले जाएँगे। किस तरीके के डिकम्पोज़र, किस तरीके के एनिमल मिलेंगे, ये भी बात वहाँ पर धीरे-धीरे चेंज होती चली जाएगी। किसी भी समय पर, या तो जब हम प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे हैं या सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे हैं, वो नेचुरल नेचुरल तरीके से, नेचुरल फायर है, नेचुरल फ्लड है, उससे हो रहा है, या ह्यूमन ने जो कुछ काम करा है कि ह्यूमन वहाँ पर आग लगा के चले गए या डिफॉरेस्टेशन कर दिया, कि भाई कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सेरल सक्सेशन, कि भैया उसके बीच की जो स्टेजेस हैं वो हमारे इंटरवेंशन या नेचर के इंटरवेंशन से भी बदल सकती हैं। और सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट न्यू कंडीशन एंड एनकरेजेस सम स्पीशीज, भाई बदल जाएंगी ना स्पीशीज, जो पहले स्पीशीज रह रही थी, अब नया माहौल है, तो उस नए माहौल में कुछ नई स्पीशीज जो है बढ़िया तरीके से जी पाएंगी। सक्सेशन ऑफ प्लांट, यहाँ पर दो चीज़ों पर ध्यान देना है, हाइड्रार्च और जिरार्च। देखिए दोनों ही कंडीशन के अंदर में हम मध्य में आना चाहते हैं, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल ही पानी नहीं है, और एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है वो भी मध्यम पानी की कंडीशन की तरफ जाएगा, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है वो भी मध्यम पानी की कंडीशन की तरफ जाएगा। हाइड्रिक कंडीशन से मेजिक कंडीशन, मतलब मध्य कंडीशन, और जेरिक कंडीशन से भी मेजिक कंडीशन, इन दोनों को कहा जाता है हाइड्रार्च सक्सेशन या जिरार्च सक्सेशन। जो जिनसे शुरुआत होती है, जो बेयर एरिया जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर रॉक है, वो उनको कहते हैं पायनियर स्पीशीज, जिसमें लाइकेन और ये सब चीज़ें आती हैं जो कि रॉक का वेदर करती हैं, और वहाँ से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उस सॉइल के ऊपर अल्टीमेटली फिर ब्रायोफाइट और बाकी चीज़ें जो हैं वो उग पाएंगी।
फिर उसके बाद आपकी सेरल कम्युनिटीज़ आती हैं और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है, मतलब वहाँ पर पूरा का पूरा फॉरेस्ट वगैरह जो है इज्जत से बन गया है। प्राइमरी सक्सेशन जो है पानी के अंदर में कैसे होता है, अभी जो हमने देखा सारा का सारा वो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन हमने ज़मीन पे देखा था। प्राइमरी सक्सेशन जो है केवल पानी है, वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स आएँगे, छोटे-छोटे प्लांट ग्रो करेंगे। भई ये जो पूरा का पूरा भई ये आपका है कि भई सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएँगे, फिर आपका धीरे-धीरे सबमर्ज छोटे-छोटे प्लांट्स आएँगे, फिर तैरने वाले प्लांट्स आ जाएँगे। फिर उसके बाद ये इस तरीके की कंडीशन आ जाएगी, फिर मार्श मेडो कंडीशन आ जाएगी, फिर वहाँ पर स्क्रब पेड़ उगने शुरू हो जाएँगे, फिर वहाँ पर अल्टीमेटली जंगल बन जाएगा। यही है आपका क्या ये वाला पर्टिकुलर पैराग्राफ कि पानी के अंदर में प्राइमरी सक्सेशन कैसे हो रहा है और सेकेंडरी सक्सेशन कैसे हो रहा है। वही सबसे पहले वही है प्लैंक्टन्स आ जाएँगे, सबमर्ज प्लांट आ जाएँगे, वहाँ पर भी रूट का फॉर्मेशन वो सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हल्की सी और अच्छे से सॉइल आ जाएगी तो उसमें पागलों की तरह जल्दी-जल्दी प्लांट जो है और तेज़ी के साथ ग्रो करने लग जाएँगे। एनवायरमेंटल हैज़ आल्सो सीड एंड अदर प्रोपेग्यूल्स प्रेज़ेंट कि भाई मिट्टी में आपके सीड और कोई तना टूट के गिर गया, कोई रूट दोबारा से प्लांट बनाना चाहती है, बना सकती है। और सेकेंडरी सक्सेशन जो कि तेज़ी के साथ होता है, इसलिए उसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो जल्दी पहुँच जाती है। प्राइमरी सक्सेशन पानी में हो कि ज़मीन पर, दोनों ही जगह पे स्लो रहता है। अल्टीमेटली जाना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, वो अल्टीमेटली जो कंडीशन है, जो क्लाइमेक्स कंडीशन है, वो मेज़िक कंडीशन की तरफ जाना चाहती है, मध्य की तरफ जाना चाहती है। अगला है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट, भाई न्यूट्रिएंट क्या है? जो भी आप जानते हैं आपके शरीर में जो ज़्यादातर एटम्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, उसमें चौपन्स बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इन सब के बारे में बोलते हैं। तो यही जो है चीज़ें अलग-अलग माहौल में मौजूद हैं कि भैया आपका कहाँ प्रेज़ेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, कि इनमें से कोई भी चीज़ सॉइल में कितना प्रेज़ेंट है उसको उसका स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। भाई न्यूट्रिएंट साइकिल अगर आपको याद हो तो वो प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, डिकम्पोज़िशन के अंदर में एक टॉपिक था न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसके अंदर में क्या करा जाना है कि भाई हम ये देखेंगे कि कैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंडीशन से इनऑर्गेनिक में जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक कंडीशन से ऑर्गेनिक में जाएगा, और जब ये ऐसा काम होगा तो साइकिल बन जाएगी। अब जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपके बायो मतलब कि लिविंग मैटर, जियो मतलब ज़मीन के अंदर में, केमिकल मतलब कि पानी के अंदर में या एटमॉस्फेयर के अंदर में ये घूमते रहेंगे। अब ये घूमते वक़्त में ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं? गैस वाली स्टेज में अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ज़्यादा समय बिता रहा है तो वो गैसियस साइकिल हो जाएगा। कोई अगर मिट्टी में अपना ज़्यादा समय गुज़ार रहा है तो वो सेडिमेंट्री साइकिल हो जाएगा। तो गैसियस के अंदर में नाइट्रोजन और कार्बन आ जाएँगे, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन ज़्यादातर समय ओशियन और एटमॉस्फेयर में बिताते हैं। और जो सल्फ़र और फ़ॉस्फ़ोरस वग़ैरह हैं, ये सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर वक़्त अपना अर्थ के क्रस्ट में बिताते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर हैं सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर वग़ैरह, वग़ैरह, जो कि ये डिसाइड करेंगे कि कितना पर्टिकुलर एक एलिमेंट जो है वो रिलीज़ किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह में। सबसे पहले नज़र डालेंगे कार्बन साइकिल के ऊपर में। कार्बन जो है हमारे शरीर का, ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट का लगभग 50% है। CO2 जो डिज़ोल्व्ड है, ऑक्सीजन CO2 जो डिज़ोल्व्ड है ओशियन के अंदर में, वो 71% है टोटल CO2 कंसंट्रेशन का। फॉसिल फ्यूल वगैरह जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे कार्बन ही हैं, जो कि ज़मीन के अंदर में गड़ा हुआ है, उसी को हम, उन्हीं रिज़र्वायर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बन साइकिल जो होती है भाई ज़ाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर, ओशियन, लिविंग मैटर, डेड मैटर, मतलब हर जगह से जाएगी, लेकिन ज़्यादातर आपका ओशियन और एटमॉस्फेयर में मिलती है, इसलिए इसको गैसियस साइकिल बोलते हैं। 4 गुणा 10 की घात 13 किलोग्राम कार्बन हर साल फिक्स हो रहा है हमारे एनुअली फोटोसिंथेसिस की मदद से, और रेस्पिरेशन की वजह से जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कुछ कार्बन जो है वो सेडिमेंट की फॉर्म में, जैसे भाई भूस्खलन होता है और पूरा का पूरा जो सामान है वो ज़मीन के नीचे चला जा सकता है, और वही चीज़ें आगे जाकर के फॉसिल फ्यूल वगैरह जो है बनती हैं। आजकल ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कार्बन साइकिल इन्फ्लुएंस्ड हुई है, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमने फॉरेस्ट जलाए हैं, फ्यूल जलाया है, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की वजह, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में भी आप देखते हैं वो
CO2 ही निकलती रह जा रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 जो है एटमॉस्फेयर में फैल गया है। अगला है फॉस्फोरस साइकिल। चूंकि ज़्यादातर फॉस्फोरस ज़मीन में रहता है, इसलिए उसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं, गैसियस साइकिल नहीं। फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोलिपिड की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, सेलुलर एनर्जी ATP, शेल बनाने के लिए, बोन बनाने के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट के टीथ बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल हो रहा है। नेचुरल रिजर्वायर जो है रॉक का फॉस्फोरस का जो जहाँ नॉर्मली मिलती है वो रॉक है। और रॉक में जब वेदरिंग होती है, मतलब कि आपका जब एसिड रेन हो या रूट्स हो या फिर आपका लाइकेंस वगैरह, वो फॉस्फेट वगैरह को विदर करती हैं, सॉइल में आता है, वहाँ से वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर प्लांट से हर्बीवोर्स, दूसरे अलग अलग एनिमल्स हम में जाता है। और अल्टीमेटली, क्योंकि अनलाइक कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस का रेस्पिरेशन से तो कोई लेना देना है नहीं, तो एनवायरनमेंट का आदान प्रदान बड़ा कम होता है इसका। एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस, मतलब एटमॉस्फेयर से फॉस्फोरस का आना रेनफॉल में जैसे कार्बन आता रहता है, वो बड़ा कम है, ना के बराबर है। एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ऑल्सो नेग्लिजिबल, कि भाई आपस में ऑर्गेनिज्म में बड़ा कम होता है। वो ऐसे जाता है कि रॉक की वेदरिंग हो गई, वहाँ से प्लांट में चला जाएगा, फिर वहाँ से हम लोग खा लेंगे, फिर हम मर जाएंगे, ज़मीन पे गड़ जाएंगे, तो फिर वहाँ से वो ज़मीन में मिल जाएगा। इकोसिस्टम सर्विसेज, मेरे ख्याल से ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। भाई इकोसिस्टम हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ ये तो होता ही है, तो एनवायरनमेंट दे ही रहा है। वो प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें, वो सब चीज़ें जो हमें इकोसिस्टम की वजह से मुहैया हैं, वो सारी की सारी इकोसिस्टम सर्विसेज आ जाएंगी। जैसे कि हमें हेल्दी फॉरेस्ट है जो कि एयर को प्यूरिफाई करते रहता है, वाटर को प्यूरिफाई करते रहता है, और ड्राउट से लड़ने में मदद करता है, फ्लड से लड़ने में मदद करता है, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करता है, हमारी सॉइल को फर्टाइल करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर अगर हम प्राइस टैग लगा दें तो शायद हमें समझ में आए कि इसकी क्या वैल्यू है। तो वही काम किया रॉबर्ट कॉटजाना ने, उन्होंने बताया, बोला कि भैया देखो ऐसा है कि अगर हम उसके ऊपर थोड़ी सी कीमत लगा दें तो $33 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसमें से दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस प्रोडक्ट GNP का, जो है US का $18 ट्रिलियन, पूरे विश्व का लगभग लगभग दुगना है ये। और द सॉइल का जो फॉर्मेशन है, मतलब इस 33 ट्रिलियन में से सॉइल का जो फॉर्मेशन है वही 50% हमारा पैसा ले जाएगा। फिर इसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल है जो कि 10% से कम है। फिर क्लाइमेट का रेगुलेशन, हैबिटाट, वाइल्ड फायर, ये सब के लिए आपका 6% है। मतलब एक बढ़िया से प्राइस टैग जब आप लगा देंगे तो शायद हम अपने एनवायरनमेंट की इज्जत करना शुरू कर दें, जो कि हम अभी नहीं करते हैं।